तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग ये क्लास 12th और क्लास 10th दोनों कक्षाओं में ये चैप्टर उपलब्ध है, जिसमें हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग के साथ साथ शरीर पर मादक पदार्थों के पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम अल्कोहल सेवन और साथ ही साथ जो है ड्रग्स, नशीली दवाएं, ये सब टॉपिक आज कवर करेंगे और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, तो हमने यहाँ पे कुछ 40+ MCQ जो है उठाए हैं, जो इसी में से जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में या आप किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो जनरल साइंस का जो टॉपिक होता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर है बहुत ही कमाल का चैप्टर होने वाला है। तो बस चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से जन्मजात रोग है, अर्थात ऐसे रोग जो किसी रोगी में जन्म से ही रहे या किसी व्यक्ति के शरीर में जन्म से ही हो, जो उसे पूर्वजों से मिले, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। मलेरिया नहीं, तो बाहर मच्छर काटने से, हेपेटाइटिस भी नहीं से, सिम्पीलिया कहते हैं, ये भी नहीं, एड्स भी नहीं, और एल कैप्टेन्यूरिया ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन। और हाँ, मैंने कहा ना कि इसका आंसर भी इसके नीचे बहुत ही विस्तार में दिया हुआ है, और अगर इससे भी ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। बस आप ईमानदारी से चारों ऑप्शन को सुनिए और जो ऑप्शन आपको सही लगे वो टिक करते चलिए। अगर आपको आवश्यकता है तो टॉपिक को लिखते भी चलिए। ठीक है, वीडियो को देखने का अच्छा, पढ़ाई का सबसे अच्छा अर्थ यह होता है कि आप अपना नोट्स लेकर बैठे, कॉपी और पेन। ठीक है, चलिए। एल्केप्टेन्यूरिया जो था, ये क्या था? एक जन्मजात रोग था। इस रोग में जो है एल्केप्टेन्यूरिया में, इसमें जो व्यक्ति के शरीर से निकलने वाला द्रव है, जैसे उसका पसीना या उसका मूत्र, ये सभी जो है शरीर से बाहर निकलते ही वायु के कांटेक्ट में आते ही ब्लैक रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ब्लैक रंग के, काले पड़ जाते हैं, और पसीने की बदबू भी बहुत आती है, इसलिए इस रोग को एल्केप्टेन्यूरिया कहते हैं। और ये एक जेनेटिक बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गुणसूत्रीय असामान्यताओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स, टर्नर सिंड्रोम या ये सभी। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर सिंड्रोम, ये सभी रोग जो है गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। ठीक है, ये सभी रोग जो है गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी गुणसूत्रीय असामान्यताओं को उत्पन्न होने वाले जन्मजात रोग हैं, वे जन्म से ही होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह जो है जन्म से ही व्यक्ति के शरीर में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि निम्नलिखित ये कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग संक्रामक है? क्या ये खसरा कुष्ठ कैंसर है, या कुष्ठ और खसरा है, या वरानता और खसरा है, या कुष्ठ और एल्बिनिज्म है? तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो हमारा जो है कुष्ठ और खसरा, ये जो संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है, कुष्ठ और खसरा। ठीक है, कौन से रोगों के? संक्रामक रोगों के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वह जीव जो पौधे व जंतुओं दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें रोगजनक कहते हैं, या रोगवाहक कहते हैं, या कीट कहते हैं, या कृमि कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो पौधे एवं जंतुओं में रोग फैलाता ना, उसको एक ही नाम दिया जा सकता है, रोगजनक। क्या कहा जा सकता है? रोगजनक। और ये रोगजनक होते कौन हैं? अनेक सूक्ष्म जीव, जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, कृमि, प्रोटोजोआ आदि शामिल हैं, जो जीवों में रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? रोगजनक कहलाते हैं। जो जीवों में रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, रोगजनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त? रोगजनक। ठीक है, आगे बढ़े, चले चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गए हम।
कह रहा कि विषाणु जनित रोगों का समूह है, इसमें से कौन सा रोग ऐसा है जो वायरस से होता है, और वो सभी रोग वायरस से होते हैं। चेचक, पीत ज्वर, कुकुर खांसी को जिसको हम कहते हैं एक नाम और देते हैं हुपिंग कफ, या फिर जो है, ठीक है, हुपिंग कफ या कुकुर खांसी, पर्टूसिस, ठीक है। चलिए, पर्टूसिस इसको कहते हैं। चेचक, पीत ज्वर, कुकुर खांसी, या फिर चेचक, पीत ज्वर, रेबीज, या फिर कुकुर खांसी, एड्स और कैंसर, रेबीज, हैजा और एड्स। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए। देखिए, एक बात बता दें, इसमें एड्स जो है वायरल डिसीज नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। कुकुर खांसी में कैंसर और एड्स दोनों वायरल नहीं है, क्योंकि ये संक्रामक तो है नहीं। इसमें चेचक भी वायरल है, पीत ज्वर भी वायरल, रेबीज वायरल। मे बी ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर बी, चेचक, पीत ज्वर, रेबीज ये विषाणु जनित रोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, जीवाणु जनित रोगों में है चेचक, पीत ज्वर और रेबीज। आगे बढ़े। चेचक, पीत ज्वर, रेबीज विषाणु जनित रोग का समूह है, ये तो हम लोग को समझा दिया। इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है उसका विषाणु कौन होता है, तो जो अर्थोमिक्सो वायरस होता है ना, वहीं इन्फ्लुएंजा का क्या होता है, विषाणु होता है। चारों ऑप्शन को सुनते रहिए। चाहे ऑप्शन नंबर ए है अर्थोमिक्सो वायरस, बी है रेट्रो विषाणु, सी है टेगाविरिडी और फिर रेहब्डो वायरस, ठीक है। इसमें जो है अर्थोमिक्सो वायरस जो है किसका रोगजनक है, ये इन्फ्लुएंजा रोग का रोगजनक है। जुकाम रोगजनक है, कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं, जो जिससे अभी मैं कास्ट हूँ, जिससे मैं अभी ग्रसित हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही है, लेकिन जुकाम रोगजनक है। तो रहीनो वायरस, कोरोना वायरस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विषाणु है कौन सा, इसमें तो रहीनो और कोरोना दोनों से जुकाम फैलता। वो हाई वेरिएंट वाला कोरोना मत समझिएगा, ये कोरोना वो भी कोरोना ही था और ये भी कोरोना ही है, लेकिन कोरोना बहुत सदियों से था। ये जुकाम नामक रोग का वायरस है, ठीक है। लेकिन अब उसके कुछ सिस्टम बदल चुके थे, जिससे कारण इतना घातक हो चुका था, लेकिन अभी भी नॉर्मल कोरोना जो है, कोरोना और रहीनो वायरस और कोरोना वायरस से जो है जुकाम फैलता है, इसको याद रखिएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। ए और बी जुकाम के रहीनो वायरस, कोरोना वायरस जो है विषाणु है ना। साधारण जुकाम जो है रहीनो वायरस, रहीनो विषाणु, तथा कभी कभी कोरोना विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, अगला है विषाणु जनित रोग है, इनमें से ये वायरल डिसीज कौन सा है, टिटनस, हैजा, हेपेटाइटिस, टीबी। तो इसमें जो हमारा टीबी तो बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणु से होता है। हैजा भी और टिटनस भी, ये तो हैजा और टिटनस ये जीवाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस जो हमारा है, ये हमारा विषाणु जनित रोग है। यही हमारा कौन सा रोग है, हेपेटाइटिस हमारा जो है विषाणु जनित रोग है, ठीक है। आगे बढ़े। कौन सा रोग है, विषाणु जनित। थोड़ा सा कम कर लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। डेंगू का रोग जनक है, डेंगू है ना, तो डेंगू जाहिर सी बात हम अक्सर होंगे, तो डेंगू का रोग जनक है, डेंगू जो रोग है उसका रोग जनक है, चलिए, प्लाज्मोडियम है, बैक्टीरिया है, विषाणु है, या एंटमीबा है। तो डेंगू का रोग जनक जो है, डेंगू हमेशा जब भी होता है तो वह वायरस से होता है। किस होता है, विषाणु जनित रोग है। कैसा है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है। डेंगू हमारा जो है वायरल डिसीज है, ठीक है। तो डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, चलिए तो आगे बढ़े। एडीज एजिप्टाई, एडीज एजिप्टाई जो वाहक है, कौन सा रोग का वाहक है। अब की बार मैंने ऑप्शन जो है हाइड कर दिए हैं, अब की बार आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। डेंगू विषाणु, डेंगू बुखार, या मलेरिया बुखार, या फाइलेरिया, या कालाजार, ठीक है। तो इसमें जो है एडीज एजिप्टाई है ना, ये डेंगू बुखार का क्या है, वाहक है। किसका वाहक है, डेंगू बुखार का वाहक है एडीज एजिप्टाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोग नहीं भाई क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया रोग संचरित होता है। हाँ, जो लोग ईमानदार हैं उन्हें
एक सलाह है कि वो लोग जो है ऑप्शन को सुनकर और ईमानदारी से जवाब दें, ऑप्शन को देखकर, इसका आंसर देखकर जवाब ना दें। और दूसरी चीज़ है, अगर आपने आंसर देखकर उसका जवाब दिया तो आपको माता रानी के द्वारा पाप लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चिकनगुनिया रोग संचित होता है किससे? घरेलू मक्खी से, एडीज मच्छर से, कॉकरोच से या मादा एनाफ्लीज से। तो देखिए, घरेलू मक्खी से तो होता ही नहीं है। मादा एनाफ्लीज मलेरिया फैलाता है। कॉकरोच जो है रोग फैलाता है, मगर इससे ये संबंधित नहीं है। तो एडीज एजिप्टाई जो है मच्छर जो है, जीवाणु जो है, वायरस एडीज एजिप्टाई, यानी जो एडीज मच्छर होता है ना, जो कि डेंगू रोग भी फैलाता है, और वहीं चिकनगुनिया भी फैलाता है। क्या फैलाता है? चिकनगुनिया। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ लिखा है विस्तार में कि चिकनगुनिया रोग एडीज मच्छर द्वारा संचित होता है। अब आ गया कम्पिटिटिव लेवल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन मैंने हाइड कर दिया है, अगर आपको आ रहा है तो आप जवाब पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। व्हेन द सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हेल्थ डे, मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल है, 5 अप्रैल है, 3 अप्रैल है, 2 अप्रैल है। तो कितने अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमेशा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। ठीक है, ये जीके का भी क्वेश्चन है और जनरल स्टडीज़ का, और साथ ही साथ जो है हमारे साइंस का भी क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कम्पिटिटिव एग्जाम रहे चाहे बोर्ड एग्जाम, सब में पूछता है। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन निकल कर सेम इसी टाइप का, जो आपके जनरल स्टडीज में भी आपकी बहुत सही मदद करेगा, कि अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? जी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई, 15 मई, 15 जून, 15 अप्रैल, 15 जुलाई। तो जो है इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। इसमें जो है 15 जुलाई या 15 जून जो हमारा है, इसी दिन प्रतिवर्ष 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस क्या होता है? मनाया जाता है। 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही काम का क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। हाँ, देखिए, मोतीझरा का रोग। अब मोतीझरा रोग मैं आपको बता दूं, मोतीझरा को आप अपनी सामान्य भाषा में टाइफाइड बोलते हो। क्या बोलते हो? टाइफाइड बोलते हो। अब टाइफाइड किस जीवाणु से फैलता है ये तो जानना पड़ेगा। तो टाइफाइड में जिसके नाम में टाइफी लगा होगा ना, टाइफी, उसी से फैलेगा। तो देखिए, इसमें किसके नाम के आगे टाइफी लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। विषाणु मोतीझरा जिसको हम कहते हैं टाइफाइड का रोगजनक है, कौन है? विषाणु है, या बैसिलस डिप्लोकोकस है, या साल्मोनेला टाइफी है, या ट्राइकोमोनास है। तो मैंने भी बताया जिसके नाम के आगे टाइफी लगा हो तो टाइफाइड से संबंधित होगा। तो साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है ना, मोतीझरा रोगजनक साल्मोनेला टाइफी है। क्या है? साल्मोनेला टाइफी जो है इसका क्या है? जीवाणु है। आगे बढ़े, यानी टाइफाइड हमें साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, अभी ये तो क्वेश्चन अभी हमने आपको करवाया, चलिए फिर भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है कि प्लीहा का बड़ा होना, पेट में दर्द, आंत में संक्रमण, नेत्र में मोतियाबिंद या पीलिया। तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है नेत्र में क्या मैं बता रहा हूँ, आंत में संक्रमण होता है। जब भी टाइफाइड होगा ना, तो हमारी आंत जो है, इससे हमारी इंटेस्टाइन जो है क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। क्या प्रभावित होती है? इंटेस्टाइन, है ना, हमारी इंटेस्टाइन क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, जब भी हमें कौन सा रोग हो जाता है? टाइफाइड। ठीक है, यहाँ लिखा है साल्मोनेला टाइफी आंत में संक्रमण का कारण होता है, यानी आंत को संक्रमित कर देता है। अब चले बिडाल टेस्ट जो होता है ना, बिडाल टेस्ट, एक बिडाल टेस्ट होता है। जब भी आप ब्लड का टेस्ट कराने जाओगे तो बिडाल टेस्ट होता है। तो बिडाल टेस्ट का संबंध किससे होता है? जो बिडाल टेस्ट होता है उसका संबंध किससे होता है?
मोतीझरा यानी टाइफाइड से, मलेरिया से, या पीत ज्वर येलो फीवर से, या हैजा से, जिसको हम कॉलेरा कहते हैं इंग्लिश में, हैजा को। इनमें से किससे किसकी जांच के लिए किसको पता करने के लिए जो है विडाल टेस्ट किया जाता है? तो मोतीझरा रोग जो होता है ना, मोतीझरा, इसको टाइफाइड का परीक्षण करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट। आगे है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? पोलियो, पायरिया, अतिसार, हाथी पांव। तो जीवाणुओं से जीवाणु जनित रोग है ना, तो इसमें जो है, इसमें हमारा अतिसार जो है, अतिसार ध्यान दीजिएगा, जो अतिसार है ना, वही जो है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, क्या है? जीवाणु जनित रोग है अतिसार। तो पूरा कलर ही हो गया। अतिसार क्या है? जीवाणु जनित रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिसार जो है जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसे गले में खराबी है, उसी के कारण जो है दिक्कत हो रही है बार बार, लेकिन क्लास तो लेनी ही है, बड़ा नुकसान होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुओं को दी जाने वाली जो ट्रिपल वैक्सीन होती है, कौन सी? ट्रिपल वैक्सीन, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल, या फिर कोम्बो, या फिर हम कह सकते हैं इसे, हाँ जी, शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन है ना, कॉम्प्लेक्स वैक्सीन जिसको बोलते हैं। उसमें 3 रोग, जैसे डीपीटी, जिसका नाम है डीपीटी, डिप्थीरिया परटूटिस टिटनेस, इसका पूरा नाम है डिप्थीरिया परटूटिस टिटनेस। इससे डी से होता है डिप्थीरिया, पी से परटूसिस, और टी से टिटनेस। लिख सकते हैं डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस। डिप्थीरिया रोग होता है, परटूटिस मतलब होता है कुकुर खांसी या काली खांसी, और टी का मतलब होता है टिटनेस। ठीक है, शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों के लिए रक्षा प्रदान करती है? तो किन रोगों से रक्षा प्रदान करती है? टिटनेस है, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, ट्यूबरक्लोसिस में है ही नहीं ना, और कहा कि बलगम, सर्दी, ट्यूबरक्लोसिस ये भी नहीं है, काली खांसी है, टिटनेस है, और जो है डिप्थीरिया है। 100% राइट। डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से परटूस, टी से टिटनेस था ना, तो डिप्थीरिया मतलब डिप्थीरिया, और जो है टिटनेस, जिसको हम टिटनेस बोल रहे थे, और यहाँ पे काली खांसी, जिसको परटूसिस बोल रहे थे। चेचक और रूबेला, ये सब ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। डीपीटी जो है काली खांसी, टिटनेस और जो है डिप्थीरिया से क्या करती है? हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो है क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होता? पोलियो, चेचक, एड्स और टीबी। तो जो टीबी रोग है ना, देखिए आपने एड्स वायरस का नाम सुना होगा, HIV है ना, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, पोलियो भी वायरस से होता है, चेचक भी, रूबेला आपने चेचक भी पढ़ा होगा, तो चेचक भी जो है वायरस होता है। और टीबी जो है, टीबी एक बैक्टीरियल रोग है, संक्रामक रोग है, लेकिन ये जीवाणुओं से होने वाला रोग है। कौन? टीबी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है कि BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के बचाव में किया जाता है? जो BCG वैक्सीन है, इसका उपयोग किस रोग के बचाव में किया जाता है? तो BCG वैक्सीन का उपयोग जो है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये जो है हमेशा BCG का जो है उपयोग तपेदिक रोग के जो है बचाव में किया जाता है। तपेदिक रोग मतलब, तपेदी का नाम है टीबी रोग या क्षय रोग। ठीक है, टीबी रोग या क्षय रोग। BCG का वैक्सीन का उपयोग तपेदिक रोग टीबी के बचाव हेतु किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। मलेरिया रोग का वाहक होता है, मलेरिया रोग का वाहक होता है, तो कौन वाहक होता है मलेरिया का? देख लेते हैं। मादा एनाफ्लीज, घरेलू मक्खी,
एडीज एजिप्टाई इनमें से कोई नहीं। जो मादा एनाफ्लीज है ना, वही जो है मलेरिया रोग का वाहक है। बाकी जो बचा घरेलू मक्खी, ये तो 300 से ज़्यादा रोगों को फैलाती है घरेलू मक्खी। उसके बाद एडीज एजिप्टाई जो है, अभी आपने पढ़ा डेंगू फैलाता है, और कहीं कहीं चिकन, ये जो है डेंगू के लिए जिम्मेदार है ना, इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हम 22 की तरफ। बस जल्द ही हम अपना सेशन समाप्त करेंगे, लेकिन आप पूरा बने रहिएगा। मिलिगेंट तृतीयक मलेरिया रोगजनक है। क्या कि मिलिगनेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है। मिलिगनेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है कौन है? जिसके नाम के आगे ना फैल्सीपैरम लगा होगा। देखिए, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, यही फैल्सीपैरम वाले जो होते हैं, यही जो है मिलिगनेंट तृतीयक मलेरिया के रोगजनक होते हैं। तो कह कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मिलिगनेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? जो निद्रा रोग है वो किस जंतु के द्वारा होता है? तो देखिए, यूग्लिना के द्वारा तो नहीं होता, प्लाज्मोडियम के द्वारा भी नहीं होता, इससे मलेरिया होती है, और एक बीमारी होती है डायसेंट्री पेचिस, अमीबा के द्वारा भी नहीं होता है। ट्रिपैनोसोमा के द्वारा जो है निद्रा रोग हो जाता है। किसके द्वारा? ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजोवन है, हालांकि सभी इसमें प्रोटोजोवन है, लेकिन इसमें जो ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोवन है, इसके कारण निद्रा रोग हो जाता है। ठीक है, नींद बहुत आती है। वैसे भी आप लोगों को हमेशा आती है बिना ट्रिपैनोसोमा के ही। मानव में हेलमिंथेस जनित रोग है, हम मजाक कर रहे हैं दोस्त। मानव में हेलमिंथेस जनित रोग है कौन है? एस्कैरिस है, फाइलेरियोसिस है, टेटेनिस है, सभी हैं, क्योंकि सभी गोल कृमि और फीता कृमि के कारण होने वाले इसमें रोग है। तो स्कैरिस जो है गोल कृमि है, फाइलेरियोसिस ये जो है फीता कृमि, टेनियसिस फीता कृमि है ना, तो ये सभी जो है क्या है? हेलमिंथेस जनित रोग हैं सभी। कैंसर है, क्या है कैंसर? इसको देख लेते हैं। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन दो बार, ये नियंत्रित विभाजन है, ये तो गलत हो गया। नियंत्रित विभाजन होगा तो कैंसर होगा ही नहीं। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, ये कुछ हो सकता है, नॉन मेलिनेंट ट्यूमर है, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये दोनों भी गलत हैं। ये आपका कोशिकाएं जब अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती हैं तो कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? म्यूटामेंस कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं, या फिर ट्यूमर कहते हैं। तो कैंसर रोग के कारकों को हमेशा कार्सिनोजेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, कार्सिनोजेंस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आ जाते हैं। 27 कहता है, सूर्य की किरणों में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? जो सूर्य की किरणें हैं उनसे आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है ना, उनसे कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा का कैंसर हो जाता है, मुख का कैंसर हो जाता है, यकृत का कैंसर, स्किन का कैंसर, स्तन का कैंसर, सॉरी। तो इसमें तो हमें एक ही चीज़ लग रहा है कि जो धूप लगती है, त्वचा पे लगती है, तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सूर्य की किरणों से हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, उनसे त्वचा कैंसर के होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ, अब आपसे होमवर्क के लिए एक प्रश्न है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी वायुमंडल में कौन सी ऐसी परत है, लिख लीजिए क्वेश्चन को, वायुमंडल में कौन सी ऐसी परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, अर्थात सूर्य की पराबैंगनी किरणों को परिवर्तित कर देती है। उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि कौन सी ऐसी सूर्य से आने वाली कौन सी वायुमंडल में कौन सी ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? पृथ्वी पर आने से रोकती है या उसे परावर्तित कर देती है। ठीक है, तो उस परत का आपको नाम बताना है, उस लेयर का आपको नाम बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। एड्स है, क्या है एड्स? टीएमबी है, टोबैको मोजैक वायरस है, जीवाणु जनित रोग है, विषाणु से उत्पन्न रोग है, या कैंसर है? टीएमबी नहीं है, ये विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणुओं से होने वाला रोग है, यानी वायरल डिसीज है ना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है
इसका जो वायरस होता है उसका नाम HIV होता है। एड्स का फुल फॉर्म पहले मैं जान लेता हूँ। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। ये तो एड्स हो गया, मानव उपार्जित प्रतिरक्षा संरक्षण रोग करके है। और अगर ये किस वायरस से होता है तो ये HIV वायरस से होता है। किससे होता है? HIV वायरस से। और HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। चलिए अब वायरस लास्ट में लग गया तो इसका मतलब एड्स HIV विषाणु जनित मानव रोग है, ठीक है, मानव में होने वाला रोग है। आगे है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी विषाणु यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या HIV। आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका आनुवांशिक पदार्थ हमेशा RNA जहाँ दिखे उसी को मार दीजिएगा, वो भी लेकिन एकल सूत्र, द्विसूत्र नहीं। RNA एकल सूत्र जो है होता है, इसका क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। हमारा DNA द्विसूत्री हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। डबल कुंडलित डबल हेलिक्स DNA हमारा आनुवांशिक पदार्थ है ना। और HIV का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? RNA का एकल सूत्र होता है। कौन होता है? RNA का एकल सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कारण से एड्स फैलता है? संक्रमित सुइयों के इंजेक्शनों द्वारा, संक्रमित सुइयों या इंजेक्शनों द्वारा, मच्छर के काटने से, एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने से, हाथ मिलाने से, छींकने खांसने से। देखिए, हाथ मिलाने छींकने खाने से कोई मतलब ही नहीं है। देखभाल करना चाहिए रोगी की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मच्छरों को काटने से ये भी जो है नहीं। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी एड्स से संक्रमित व्यक्ति को सुई लगाई गई है, उसी इंजेक्शन को उठाकर किसी स्वस्थ व्यक्ति में लगा दिया जाए ना, तो एड्स होने के 99% चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एड्स का उपचार संभव है? कह रहा है कि क्या एड्स का उपचार क्या है? संभव है। चलिए भाई, इनको बताना है क्या एड्स का उपचार जो है संभव है। तो शल्य चिकित्सा द्वारा, रेडियोथेरेपी द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। देखिए, एड्स का उपचार अभी तक मिला ही नहीं, ठीक है ना। कोई प्रभावी उपचार नहीं है। इससे बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। ना तो शल्य चिकित्सा में, ना ही रेडियोथेरेपी में, ना ही कीमोथेरेपी में, तीनों में एड्स का उपचार संभव नहीं है। इसका इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हम 31 तक आ चुके हैं और 32 नंबर का क्वेश्चन हमसे कहता है कि एलिसा का पूरा नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या बोर्ड एग्जाम में। जनरल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एलिसा, ELISA, एलिसा होता है। एलिसा का पूरा नाम है, एलिसा का पूरा नाम है। तो भाई एलिसा का पूरा नाम क्या है? देखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड आयन सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इंडक्टिव एसे। उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यही इसका राइट ऑप्शन है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस तकनीक का उपयोग एड्स और हेपेटाइटिस की जांच दोनों के लिए की जाती है, एड्स की भी और हेपेटाइटिस की भी। और अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया कि मोतीझरा या टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बिडाल टेस्ट होता है। कौन सा? बिडाल। अब चलिए हम आते हैं नशीले पदार्थों की तरफ ना। मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों से टॉपिक आ चुका है, तो ध्यान दीजिए। मार्फिन किस पादप से प्राप्त की जाती है? जो मार्फिन नामक नशीला पदार्थ होता है ना, वो किस पादप से प्राप्त पदार्थ है ना, वो पूछ रहा है कि किस पादप से प्राप्त किया जाता है। क्या? मार्फिन। तो चलिए जवाब देते हैं। ए है केजेनस केजॉन, बी है केनाबिस सैटाइवा, सी है राउल्फिया और डी है पेपावर सेमिनिफेरस। तो जो पेपावर सेमिनिफेरस है ना, ये है, इसको अफीम का पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? अफीम का पादप। इसी से मार्फिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेरोइन है, हेरोइन का रासायनिक नाम इनमें से कौन सा है? क्या ये ट्राइएस्टिल मार्फिन है, या डाइएस्टिल मार्फिन है, या फिर जो है टेट्राएस्टिल मार्फिन, या मोनो। मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है,
और टेट्रा मतलब 4 होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये डाई एस्टिल मार्फिन होता है, कौन, सॉरी, हेरोइन, डाई एस्टिल मार्फिन होता है। आगे बढ़ते हैं। मैरिजुआना, चरस, गांजा और हशीश किस पादप से प्राप्त किए जाते हैं? मैरिजुआना है, चरस है, गांजा और हशीश किस पादप से प्राप्त किए जाते हैं? ये राउल्फिया से प्राप्त किए जाते हैं, या कैनबिस सैटाइवा से प्राप्त किए जाते हैं, या पेपावस सेमिनिफेरस से प्राप्त किए जाते हैं, सोमिनिफेरस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, मैरिजुआना, चरस और गांजा जो है, ये जो है कैनाबिस सैटाइवा नामक भांग के पादप से प्राप्त किए जाते हैं ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भांग के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं कैनाबिस सैटाइवा नामक पादप से। क्या? कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त किए जाते हैं मैरिजुआना और चरस और गांजा। ये गांजा के पौधे कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। आजा भैया 36, चलिए। 36 कहता है कि कोकीन प्राप्त की जाती है, इनमें से कोकीन किससे प्राप्त किया था? एरिथ्रोजाइलम कोका से, जहाँ कोका लग गया सही बात है, कोकीन है। कैनाबिस सैटाइवा से, पेपावर सोमिनिफेरस से, या इनमें से सभी से? तो एरिथ्रोजाइलम कोका से कोकीन प्राप्त की जाती है, ठीक है। चलते आगे। स्मैक एक नशीला पदार्थ होता है, स्मैक एक नशीला पदार्थ होता है। इसमें 4 ऑप्शन है। करा कि पेपेवस सेमिनिफेरस लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है, इसे कैनाबिस सैटाइवा या पत्तियों से प्राप्त किया था, धतूरा पिनेटा या पुष्प से प्राप्त किया था, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया था। तो जो स्नैक होता है इसे पेशेवर सेमिनिफेरस लैटेक्स यानी उसके लाशे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। धतूरे का कौन सा भाग नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? जो धतूरा होता है ना, उसका कौन सा भाग लोग नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। फल, बीज, संपूर्ण पादप या फिर पत्तियां। तो धतूरे के जो बीज होते हैं उसे नशीले पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन आपको बताऊं, आप गलती से भी इसे कभी मत खाइएगा, ठीक है। ये वार्निंग है, चेतावनी है, क्योंकि इससे जो है व्यक्ति पागल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एलएसडी किसे प्रभावित करती है? एलएसडी पाचन तंत्र को, श्वसन तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, या रुधिर परिवहन तंत्र को? तो एलएसडी जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमेशा क्या कर देती है? प्रवाहित कर देती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। चलिए अब हम धीरे धीरे आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। करा कि तंबाकू के प्रयोग के प्रभाव हैं धमनियों की भित्ति का मोटा हो जाना, यानी ज़्यादा मात्रा में तंबाकू प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? धमनियों की भित्ति का मोटा हो जाना, हृदय की गति बढ़ जाना, ए और बी दोनों, या निम्न दाब हो जाना। अगर ए और बी दोनों जहाँ भी दिखे आपको ना, समझ जाइए वहीं ऑप्शन सही होता। ज़्यादातर देखा गया, सभी की नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया। धमनियों की भित्ति का मोटा हो जाना और हृदय की गति का बढ़ जाना, ये ए और बी दोनों तंबाकू के प्रयोग से दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। निकोटीन किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? जो निकोटीन है वो किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, अधिवृक्क को, या अग्न्याशय को? तो निकोटीन जो है ये हमारे अधिवृक्क ग्रंथि को क्या करता है? उत्तेजित करता है या उद्दीपित करता है? अधिवृक्क ग्रंथि को, निकोटीन नामक मादक पदार्थ ना, जो तंबाकू में पाया जाता है। अब करा कि विस्की में एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? विस्की में एल्कोहल की मात्रा लगभग होती है 45%। कितनी? 45%। आगे चलते हैं। एल्कोहल के सेवन से क्या होता है? तो जब भी अल्कोहल के सेवन से तंत्रिका तंत्र का कार्य क्षमता घट जाता है, मांसपेशियों का बिगड़ जाता है और दृष्टि क्रिया विकृत हो जाती है। उपरोक्त में सभी यानी तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता घट भी जाती है, मांसपेशियां का संतुलन भी बिगड़ जाता है, मनुष्य सही से चल नहीं पाता है और देखने की दृष्टि जो है अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है। इस सभी जो है इसके क्या है? राइट ऑप्शन है। और ये रहा इस हमारे सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन रहा थोड़ा सा गला खराब था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक रहा आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।